बजे 3 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब के अमृतसर में चोरों का वहां पर आतंक जो है वो देखने को मिला है। एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया है और नकदी लेकर के चोर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि यहां पर सिक्योरिटी काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों का पता नहीं लग पा रहा है। जानकारी के मुताबिक 23,000 रुपए की नकदी लेकर के चोर फरार हुए हैं और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू की गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश अब कर रही है। जी मैं मेरा जो अल्फा वन मॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਗੱਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਗਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, 23,000 ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6:35 ਤੇ 6:35 ਤੇ ਗਏ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। अमित शर्मा हमारे संवाददाता अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? पुलिस के हाथ क्या कोई सुराग लगा है? जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस सीसीटीवी जो खंगालने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि जो मॉल के अंदर बहुत बड़ी बात है कि मॉल के अंदर चोरों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया है और मॉल के अंदर काफी सिक्योरिटी रहती है और ये सारी घटना 10 बजे से पहले हुई है। सो जो मॉल के जो रेस्टोरेंट के अंदर के सीसीटीवी थे उसकी तारें काट दी गई थी। सो पुलिस अभी बाकी दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश कर रही है और लगता है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों की पकड़ में पहुंच पाएगी। जी, इस तरीके से एक रेस्टोरेंट की अगर बात की जाए, क्योंकि मॉल में सिर्फ एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की बात आई है, क्या और भी दुकानों में इस तरीके की वारदात हुई है? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही दुकान में लूट हुई है और इससे सबसे बड़ी बात है कि 9 साल उस रेस्टोरेंट को हो चुके हैं और जब सुबह जब मुलाजिम वहां पे रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आए तो वहां पे ताले टूटे हुए थे। सो उसी समय उन्होंने मालिक जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है उसको फोन किया और उनके द्वारा ही पुलिस को फोन किया गया और अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सिक्योरिटी जो भी मॉल के अंदर है उनसे पुलिस ने पूछताछ कर रही है और साथ में सीसीटीवी को खंगालने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे मॉल खुलता है। उससे पहले जो भी लोग सीसीटीवी की गिरफ्त में आए हैं, जो कैद हुए हैं, पुलिस उन तक पहुंचने की भी कोशिश में जुटी है। जी, क्योंकि अमृतसर में जहां ये मॉल है वहां पर मॉल के अंदर ये दुकान है और ऐसे में ये चोरी होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह यहां पर लगता है। तो ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारी ली जा रही है सुरक्षा जो पुलिस है वहां की, उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, उनकी तरफ से जिम्मेवारी ली जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। अगर हम मॉल की बात करें तो जब मॉल के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले वहां पे सिक्योरिटी, फिर मॉल। जगमोहन जी जुड़ गए हैं डीसीपी अमृतसर से हमारे साथ। जगमोहन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी बोलिए जी। जी जगमोहन जी, जो ये चोरी की जो वारदात हुई है, एक मॉल में एक रेस्टोरेंट में चोरी हुई है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अभी तक भी क्या अपराधियों को नहीं पकड़ा गया? क्या उनकी पहचान कर ली गई? पुलिस उनको ना सीसीटीवी फुटेज से आइडेंटिफाई कर रही है और जल्दी जो अपराधी है उनको पकड़ लिया जाएगा। जी, लेकिन इस तरीके की जो वारदात होती है जगमोहन जी, इस तरीके की जो वारदात होती है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जाती है। तो क्या ऐसे में कहां चूक हुई है पुलिस की तरफ से जो इतनी बड़ी वारदात हो जाती है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि पुलिस हमेशा करता है, मगर फिर भी अगर कोई ऐसा हो गया तो वो ट्रेस कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां तमाम इस तरीके की जो है वो सतर्कता बरतने की बातें कर रही है, लेकिन पुलिस अब ये कह रही है कि पुलिस सतर्क है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी की घटना हो जाती है। नहीं, चोरी की घटना होटल में हुई है तो वो ट्रेस भी हो जाएगी, वो रेस्टोरेंट से ट्रेस भी हो जाएगी। हम जो भी वारदातें हैं हम ट्रेस कर लेंगे। लेकिन क्या घटना होने के बाद इस तरीके से ट्रेस करने की बात करेंगे आप? क्योंकि अगर सतर्क है पुलिस तो इस तरीके की वारदात कैसे हो गई? देखो ये है, नॉर्मल है, कोई ना कोई, क्योंकि छोटी मोटी वारदात होती रहती है और ट्रेस भी हो जाती है। सर, ये छोटी मोटी वारदात नहीं है, क्योंकि 9 सालों से एक दुकान मालिक ये कह रहा है कि 9 साल से वो वहां पर काम कर रहा है, इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ और अब अचानक से इस तरीके से होना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हो गया तो उसको पुलिस उसको ट्रेस भी कर लेती है। क्राइम तो होता रहता है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल क्राइम हर जगह में होता है, ऐसी घटना हो जाती है तो उसको ट्रेस भी किया जा रहा है। सर सवाल और यही है ना कि हमने इतनी crime सुरक्षा trace के किया। बीच भी अगर इस तरीके की वारदात होती है तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या रह जाता है? अल्टीमेटली जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जो हमने पहले भी दुकानदारों को बोल रखा है, सभी रेस्टोरेंट वाले, सभी मॉल वगैरह में सभी सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। हमारी हम ये नहीं कि एक एक रेस्टोरेंट में कोई सुरक्षा प्रदान करेंगे। हाँ। जी, लेकिन कब तक उम्मीद की जाए, कब तक आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा? कर रहे हैं, जल्दी कर पकड़ लेंगे। जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। लेकिन अमित शर्मा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अगर डीसीपी की बात की जाए तो वो इस घटना को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है अमृतसर में, सीसीटीवी के आधार पर हालांकि जांच की जा रही है, पुलिस की तरफ से आरोपियों की पहचान की जा रही है और डीसीपी ने भरोसा दिलाया कि जल्दी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन डीसीपी ने जिस तरीके से कहा है कि इस तरीके की छोटी मोटी वारदातें जो हैं वो होती रहती हैं, और ऐसे में अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पुलिस पर उठता है, क्योंकि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरीके से एक रेस्टोरेंट में चोरी हो जाती है और जो चोर हैं वो नकदी लेकर के फरार वहां से हो जाते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अमित हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जिस तरीके से डीसीपी ये कहते हुए नजर आए कि ये छोटी मोटी वारदात है, इस तरीके की वारदातें होती रहती हैं, इस तरीके से क्राइम होता रहता है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद वहां पर इस तरीके से चोर फरार हो जाते हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें अमृतसर का क्राइम रेट की, तो वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ हद तक इन पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। और बहुत हैरानी वाली बात है कि एक मॉल के अंदर से जहाँ पे इतनी सुरक्षा रहती है, सिक्योरिटी रहती है, वहां से एकदम से चोर ताला तोड़ के लगभग 23,000 की नकदी आराम से उड़ा के फरार हो जाते हैं। और अभी तक पुलिस, क्योंकि लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। और बहुत बड़ी बात है कि शहर के पॉश एरिया में ये मॉल बना है, और वहां से अंदर से मॉल के, क्योंकि बाहर से अगर बात होती तो अलग बात थी, लेकिन अंदर से जो ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, ये सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से अमृतसर में जो चोर हैं वो बेखौफ नजर आ रहे हैं, खाकी का कोई भी खौफ उनमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए किसान कड़ाके की ठंड में भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने यह कहा है कि वो अपना अगला कदम अगले 2-3 दिनों में ही तय करेंगे। और वहीं कृषि कानून के समर्थन में किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात कर सकता है। आगे के कार्यक्रम की रणनीति दिल्ली में तय होगी। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान कृषि बिल के समर्थन में भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ करके मेरठ के प्रतापपुर बाईपास से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में देशभक्ति के गीत भी बज रहे और किसान नाचते गाते हुए मेरठ से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है। किसानों का काफिला करीब 2 किलोमीटर से भी लंबा है, जिसे ट्रैफिक रोक करके ट्रैफिक पुलिस वहां से निकाल रही है। और इन किसानों का ये नेतृत्व जो है वो हिंदू मजदूर किसान समिति कर रही है। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है जो किसान कानूनों के समर्थन में किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली अब? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कानूनों का विरोध जो है वो लगातार जारी है और बीजेपी समर्थित जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो कहीं ना कहीं इन आंदोलनों का विरोध करती नजर आ रही है और कानूनों का समर्थन करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो असल किसान जत्थेबंदियां हैं, चाहे उसमें हम पंजाब की किसान जत्थेबंदियों की बात करें,
हरियाणा की किसान जत्थेबंदियों की बात करें या भारतीय किसान यूनियन की बात करें, ये यूनियन जो है लगातार इन कानूनों का विरोध कर रही है। आज 25वें दिन में जो दिल्ली बॉर्डर है उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं आंदोलन जो है यहाँ पर जारी है। आज श्रद्धांजलि दी जा रही है जो किसान इस पूरे आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनको। सीधे तौर पर अब से कुछ देर बाद एक कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। रणनीति को लेकर एक बैठक जो है 32 किसान जत्थेबंदियों की सिंघू बॉर्डर पर शुरू भी हो चुकी है और 5 बजे के करीब वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। हालांकि अब से कुछ देर बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उग्राहा ग्रुप जो है वो करता हुआ नजर आएगा, जिसमें आगे की रणनीति डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी जिस मंशा से इस आंदोलन को देख रही है और कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति पैदा करना चाहती है, यह आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए भी और कहीं ना कहीं इन इलाकों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जब बीजेपी नेताओं के बयान आते हैं, उकसाने वाले जो बयान आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो यूथ है वो विरोध करता नजर यहाँ पर आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से देखने में आई है कि बड़ा सिस्टमेटिक सा यहाँ पर धरना चलता नजर आ रहा है। पूरा शांतिपूर्वक है, किसी तरह का यहाँ पर जो कह सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। शांतिपूर्वक केवल यही मांग कर रहे हैं ये किसान कि जो केंद्रीय कानून आपने लागू किए हैं, हमें वो कानून मंजूर नहीं है और आप उनको रद्द करें। जी बिल्कुल विनीत, एक तरफ किसान जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार, वो अपने साथियों के जाने का मातम मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से किसान जो कानूनों के समर्थन में आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल सकती है। यानी कि जो लड़ाई किसान वर्सेस सरकार की थी, वो अब किसान वर्सेस किसान हो सकती है। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ एक किसान जत्थेबंदियां या फिर उनको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान जत्थेबंदियां बैठी हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो नकली किसान है, वो कभी उनका नाम नहीं सुना, कभी किसी आंदोलन में वो सक्रिय नहीं हुए, सरकार के समर्थित लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन कानूनों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। असल में जो वाकई में किसानी करते लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और इस वक्त जो सिंघू बॉर्डर है उसके ऊपर तस्वीर देखने को मिल सकती है, जो टिकरी बॉर्डर है उस पर तस्वीर देखने को मिल सकती है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में दोनों बॉर्डर के ऊपर किसान जो हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 25 दिन हो चुके हैं। अगर वाकई में ही जिन किसान जत्थेबंदियों का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये इन कानूनों का समर्थन करती हैं, अगर वाकई में ही वो इतना कहीं ना कहीं कह सकते हैं दमखम रखती, तो फिर इतने बड़े लेवल पर यहाँ प्रदर्शन जो है वो देखने को ना मिलता। कुछ एक इस तरह के हथकंडे जरूर बीजेपी इख्तियार करती नजर आ रही है कि आंदोलन को कमजोर किया जाए, लेकिन ये आंदोलन जो है इन हथकंडों के बाद और ज्यादा मजबूत होता नजर आ रहा है और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। जी, लेकिन एक और अहम सवाल यहाँ पर उठता है विनीत, क्योंकि जिस तरीके से जो विरोध करने वाले किसान हैं, अगर उनको वहीं पर रोक लिया जाता है जहां से वो निकलने की कोशिश करते हैं, दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो समर्थन करने वाले किसान हैं उनको आगे जाने की अनुमति कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, क्योंकि सरकार के साथ पूरी सांठगांठ करके सरकार के जो कह सकते हैं विभिन्न राज्यों के जो बीजेपी के मंत्री हैं वो ही इन किसानों को आगे लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर बनाना चाहते हैं जो आंदोलन में बैठे किसान हैं उनके ऊपर, किसान जत्थेबंदियों के ऊपर, लेकिन ये नहीं मालूम कि 400 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो इस आंदोलन का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और जब इतने बड़े लेवल पर विरोध होता है और एक ऐसा विरोध जिसमें हर एक तबका, हर एक समुदाय, हर एक जाति के लोग लामबंद हो रहे हैं, हर एक समुदाय जो है वो इस आंदोलन को समर्थन देता नजर आ रहा है, तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ये बन चुका है। विदेशों में भी इसकी गूंज देखने को मिल रही है। केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आज कहीं ना कहीं एक तस्वीर जो देखने को मिली अमित शाह की बंगाल के अंदर, जिसमें वो एक किसान के घर में बैठ के खाना खाते नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की बात करें तो गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में जाते हैं, सुबह सुबह वहां पर नतमस्तक होते हैं। यानी इस तरह की तस्वीरें जो हैं ये इसी दबाव का परिणाम है। हालांकि अभी भी टेबल टॉक की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद वहां से बनती नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं ना कहीं किसानों को इंसाफ दिलाने में अपनी भूमिका जो है उसको अदा करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़।
इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं और शांति निकेतन दौरे के बीच तृणमूल कांग्रेस ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी तस्वीरों का मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय में बीजेपी ने जो पोस्टर लगाए हैं उनमें अमित शाह की तस्वीर गुरुदेव टैगोर की तस्वीर से ऊपर है। और बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने यह कहा है कि बीजेपी और अमित शाह ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। बता दें कि अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है और अमित शाह आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि बीरभूम में है और बीरभूम में अमित शाह ने शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। बता दें कि बंगाल विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और अगले महीने से यानी कि नए साल से ही अमित शाह हर महीने में 1 सप्ताह बंगाल का दौरा करेंगे और चुनावी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा का चुनाव भी प्रस्तावित है। और बता दें कि ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो 26 मई 2021 को खत्म होगा। इससे पहले ही चुनाव आयोग को बंगाल में चुनाव करवाने हैं। इससे पहले बीजेपी ने बंगाल में धुआंधार प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गए थे, तभी अमित शाह भी अब बंगाल दौरे पर हैं और रोड शो वो कर रहे हैं। अपना शक्ति प्रदर्शन अमित शाह कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नए साल की सर्दी में बंगाल में सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। वहीं सीएम ममता अपना कुनबा बचाने में जुटी है, क्योंकि उनकी पार्टी से कई विधायक और नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोड शो कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन नेपाल सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। नेपाल जी, जिस तरीके से आज रोड शो किया जा रहा है, कल जनसभा की गई थी, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात इस बीच निकल करके सामने आ रही है, शक्ति प्रदर्शन जरूर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जो अब पोस्टर विवाद शुरू हो गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो तस्वीर है वो अमित शाह से नीचे लगाई गई है। ऐसे में अब बीजेपी पर अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ये अब एक युद्ध हुआ है। अब युद्ध में हर आदमी अपने अपने हथियारों को उपयोग करेगा जी। भाजपा के पास अपना शक्ति है और ये शक्तिशाली होने नाते ये सबसे पहला काम करेंगे कि दूसरे के मनोबल को गिराएं और उनको एक तरह से भ्रमित कर दें जी। यानी कि अमित शाह गए, 11 एमएलए टूट के आ गए, एक एमपी टूट के आ गए और लोग टूटना सिलसिला शुरू होगा, तो ममता को लिए परेशानी होगी कि पता नहीं मेरा कल कौन टूट के जाने वाला है जी, परसों कौन नया ज्वाइन करने वाला है, तो वो अपने कुनबे को संभालने में लग जाएगी जी।
दूसरा, उसके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास एक राष्ट्रीयता का मुद्दा है, हिंदू का मुद्दा है, वो मुसलमान के मुद्दे को उठा नहीं सकती क्योंकि हिंदू वोट नाराज हो जाएंगी। और दूसरा, उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। यदि वो रोहिंग्या का मुद्दा उठाएंगी या कोई माइनॉरिटी का मुद्दा उठाएंगी तो वो चल नहीं पाएगा, उससे दूसरी वोट नाराज हो जाएंगी। भाजपा के पास अपनी एक मुद्दा है कि वो हिंदुत्व भी उठाएगी, वो अपराध के खिलाफ भी बोलेगी, वो विकास के लिए बोलेगी। हाँ, अब ममता के पास बचता क्या है? ममता के पास 2 ही 3 चीज बचती है कि वो कहेगी मैं बंगाली हूँ, बाकी सब लोग बाहरी हैं। जी। तो भाजपा ने उसके लिए भी अपना किया कि सारे बंगाल के जो अच्छे अच्छे नेता थे उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है, और वो इसको भी निकालेगी कि नहीं ठीक है, बंगाल का नेतृत्व बंगाल के लोगों के पास ही रहेगा। जी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि भाजपा अपनी एक बहुत तैयारी के साथ है, और ममता बनर्जी अपने डिफेंस में आ चुकी है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए वहां और कोई विपक्षी दल बचा नहीं। जी। लेकिन जिस तरीके से नेपाल जी जो विवाद अब नया उपजा है वो ये है, आज जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने के लिए अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो पोस्टर लगे थे उसमें उनकी जो तस्वीर थी वो नीचे थी और अमित शाह की ऊपर थी। ऐसे में ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये कितना वाजिब है कि वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया? ये देखिए, कल अमित शाह जी कुछ शहीदों के पास गए थे, उनके घर गए थे जी, उनको सम्मान देने गए थे। इस पर तो ममता नहीं बोली कि ये गलती हमने करी, हम तो इसके हम नहीं जा सके। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अब चुनाव का माहौल बन चुका है, लगेगा कभी मूर्ति को बिहार में लगता है कि बाहरी के बिहारी, कुछ तो मुद्दा बनाया जाएगा ना। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, समस्या पर नहीं लड़ा जाता है जी। अब मुद्दे कुछ ना कुछ नए जनरेट होंगे, कुछ मिलेगा कि रविन्द्रनाथ जी का टैगोर का होगा, कोई कहेगा कि मोदी जी ने भी टैगोर की तरह दाढ़ी बना ली है। अब ये नए नए छोटे छोटे मुद्दे आएंगे, जिसकी जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितनी अकल होगी, वो उतना मुद्दा बनाएगा, उसको उछालेगा। अब जनता इनको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? यदि भाजपा के नेताओं के मन में ऐसी कोई किसी को अपमानित करने की बात है तो वो गौ साहब के घर नहीं जाते, दूसरे लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लाल किला नहीं खोलते। तो ये एक अपनी प्रक्रिया है, विपक्ष इस पे चिल्लाएगा, पक्ष इस पे अपना पक्ष रखेगा। और पोस्टर जहां तक लगाने की बात है, पोस्टर तो कोई कार्यकर्ता कैसा बनाता है लगा देता है, कई दिवस की इतनी जांच नहीं हो पाती, सब जगह हो जाता है। मैं समझता हूं इसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि ममता के पास डिफेंस करने के लिए कोई ऐसा मोहरा नहीं है, ना उसके पास ऐसा कोई चेहरा है, ना ऐसा कोई उसके पास विकास का कोई मॉडल है, ना उसके पास भविष्य का कोई मॉडल है जिससे कि वो उसके ऊपर वोट मांग सके। अब वो क्या करेंगी? उनके यहाँ भी कुछ चले गए ना, जैसे हमारे क्या होता है, कुछ इवेंट मैनेजर जाते हैं आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में, शायद प्रशांत किशोर जी उधर भी चले गए हैं, उन्होंने इसको मुद्दा दिया होगा कि साहब इसको हम पूरा मीडिया में उठा सकते हैं। ये मीडिया में सेंसिटाइजेशन तो कर सकता है, लेकिन ये कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं मुद्दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इसी बीच हमारे साथ उमेद सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। उमेद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। उमेद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। जिस तरीके से जनसैलाब उनके रोड शो में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ तौर पर ममता बनर्जी जो है वो अब अपने डिफेंस के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा कहना है राजनीतिक विश्लेषक नेपाल सिंह का। चलिए सीधा रुख करेंगे। इसी बीच यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सुनवाते उपलब्ध हो जाए। मिशन शक्ति के अंतर्गत अभी और मिशन रोजगार दोनों के अंतर्गत अभी 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 97,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को 426 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित की गई थी। और इस 426 करोड़ रुपए की धनराशि से ये महिला समूह जो है उद्योग लगाएंगे, छोटे कार्य करेंगे, जिससे कि उनकी भी आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैं एक बार पहले आपको मैंने बताया था कि पिछले 3 वर्ष में लगभग 180 मीट्रिक टन धान और लगभग 170 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। दोनों को मिला के लगभग 60,000 करोड़ रुपए की फसलें पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से खरीदी गई हैं। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हालत में दिलाया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में भी धान की क्रय तेजी से चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसे स्वयं अनुश्रवण कर रहे हैं तथा धान क्रय में आने वाले समस्याओं के लिए
और अगर उसमें कोई निकम्मापन है, लापरवाही है, तो कर्मचारियों को दंडित भी किया जा रहा है। कल पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर सभी जनपदों में धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था। उस आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर भी धान क्रय केंद्र के जो कर्मचारी हैं, जहां जहां लापरवाही बरत रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। इसी का एक परिणाम है कि कल तक लगभग 403 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका था, जो कि पिछले साल इसी समय के अंतर्गत खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना है और इस हेतु लगभग 7,536 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कराया जा रहा है। इसके अलावा मक्का की खरीद का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है और 6,13,000 क्विंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार, जैसा मैंने बताया, किसानों के लाभार्थ कार्य करने के लिए कृत संकल्प है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुमारगंज में, फैजाबाद में किसान सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं तथा अयोध्या में जो स्थानीय विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ जनपद में इसी प्रकार किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कृषि प्रदर्शनी को देखेंगे तथा वहाँ स्थानीय विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।